नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों, जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से हर बार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपके बीएड एमएड और डीएलएड जैसे जो पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं में जो विगत वर्ष में प्रश्न आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता रहता हूँ। साथ ही साथ जो आपके वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं, चाहे आप किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी जब आप मुझे बताते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे मेरे सारे मित्र जो कि चैनल के साथ लगातार बने हुए, जिनका कमेंट, जिनका सजेशन, जिनका फीडबैक मुझे लगातार मिलता रहता है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो मेरे मित्र अभी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आगे चलकर आपको आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित, यानी कि बीएड एमएड या डीएलएड जैसे जो भी आप पाठ्यक्रम में अभी पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको रेगुलरली पोस्ट होती रहती हैं। तो वो पोस्ट, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्रीवियस ईयर पेपर आपसे कहीं मिस ना हो जाए, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उनको मिस ना करें, इसलिए आप चैनल नोटिफाई करा लें, यानी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे पेपर्स और नोट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है आज का, वो है शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमारे समसामयिक भारत, यानी कि समकालीन भारत, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ पे डिटेल में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट बातों को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है सीखने की प्रक्रिया को छात्र उपयोगी बनाना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो उसमें से सर्वप्रथम हम बात कर सकते हैं सीखने की प्रक्रिया को छात्र उपयोगी बनाना। अर्थात जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं बच्चों को, जो शिक्षण में शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को हम प्रदान करना चाहते हैं, वो उसके जीवन में उपयोगी हो, बच्चा उसका उपयोग करने में सक्षम हो पाए, ये शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि पैदा करना, शिक्षा की प्रक्रिया को आनंदमयी बनाना। अर्थात कि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा उसमें उसकी रुचि नहीं है, बच्चा उसको मानसिक और शारीरिक रूप से अगर तैयार नहीं है उन चीज़ों को सीखने के लिए, तो एक शिक्षक के रूप में हम कितना भी प्रयास कर लें, वो चीज़ें या उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना तकरीबन असंभव हो जाता है, जिसके उद्देश्य से हम अपने शिक्षण या उन संसाधनों का उपयोग करके अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना और साथ ही साथ आनंदमयी प्रक्रिया करना, अर्थात कि जो बच्चे चीज़ें सीख रहे हैं उसमें उनको आनंद आना चाहिए, उसके प्रति बच्चों के अंदर आकर्षण होना चाहिए, बच्चे उससे लाभान्वित होने चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हमको शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, अर्थात कि जो मुख्य उद्देश्य होते हैं शिक्षण प्रक्रिया की, कि जो लगातार जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं या पहले से जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसको और किस तरह से प्रभावी बनाया जा सके, जिससे कि और बेहतर परिणाम, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और उनके अंदर कौशलों का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। बात करते हैं उनको ऐसे शिक्षा प्रदान करना जो कि उनके लिए व्यवहारिक हो, साथ ही साथ में बोधगम्य भी हो, अर्थात कि जो चीज़ें हम उनको सिखाएं वो उनके दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हो, उनको इस तरह की शिक्षा या इस तरह के कौशल सिखाने में सक्षम हो शिक्षण की प्रक्रिया, जिससे वो आगे चल के अपने जीवन में या भविष्य में अच्छे रोजगार या अच्छे व्यवसाय से अपने आप को जोड़ पाएँ, उसको प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग कि शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं और योग्यताओं तथा कुशलताओं का अधिकतम विकास करना, ये भी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। शिक्षा के उद्देश्य काल, समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे, खुद भी आप समझ पाएंगे कि जो शिक्षण के उद्देश्य रहे हैं, आप वैदिक काल से बात करें, मुगल कालीन शिक्षा या फिर ब्रिटिश काल में आ जाएं,
हर एक समय के साथ में शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहा है तथा शिक्षा का प्रारूप भी बदला है। अगर हम बात करें वैदिककालीन शिक्षा की, तो जहाँ शिक्षा का माध्यम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, जहाँ एक गुरु और शिक्षा का केंद्र होता था और बच्चे उसका अनुसरण करते थे, यानी एक गुरु के अनुसरण और गुरु के छत्र छाया में शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी की जाती थी, जहाँ पे कि आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास के ऊपर विशेष जोर दिया जाता था, साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक विकास और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान था। समय के साथ में जिस तरह समय बदला, उसके बाद में मुगल काल में या फिर और आगे चल के हम लोगों ने मध्य वैदिक काल में आकर धर्म का प्रभाव जब शिक्षा के ऊपर हुआ, तो धार्मिक शिक्षा और धर्म के प्रचार संबंधित जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति शिक्षा का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य हो गया। ब्रिटिश काल में क्लर्क और क्लर्कल कार्यों को करने के लिए सक्षम जो अभ्यर्थी या फिर ऐसे कार्यकुशल लोगों के निर्माण के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली को विकसित किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि समय के साथ में उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। अब देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न रूप होते हैं, अर्थात कि जो शिक्षा होती है उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। मुख्य तौर पर हम शिक्षा के सभी उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से विभाजित कर सकते हैं। बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है विशिष्ट उद्देश्य, सार्वभौमिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है उसमें आपके विशिष्ट उद्देश्य, सार्वभौमिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य को हम लोग राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। थोड़ा लिखने में परेशानी है दोस्तों, माफ करिएगा। तो इस तरह के उद्देश्य। अब आइए एक एक करके इन सारे उद्देश्यों को, जो कि विशिष्ट, सार्वभौमिक, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य है, उनको समझ लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग विशिष्ट उद्देश्यों के। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य जिनको कि असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा भी दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है, अर्थात यही नहीं, इनका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष लक्ष्य कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अर्थात दोस्तों, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनके निर्धारण, इनके लक्ष्य को निर्धारित करते वक्त कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर इनका निर्धारण किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों में लचीलापन होता है, इनमें अनुकूलन होता है और ये परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात ये जो उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, इनमें लचीलापन होता है, अर्थात ये नहीं कि अगर कोई लक्ष्य निर्धारित है तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें कुछ चीज़ें, उद्देश्यों में कुछ और बातें जोड़ी जा सकती है, समय के साथ कुछ बातें इनमें से कम की जा सकती हैं, यानी लक्ष्यों में से कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण घटक है, उनको कम भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो समय काल, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि समय काल के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है। उदाहरण ले लेते हैं, भारत जैसे राज्य जिसकी संस्कृति अति प्राचीन है और धर्म पर आधारित रही है, यहाँ की शिक्षा प्रणाली पर धर्म और धार्मिक सिद्धांतों के नियमों का प्रभाव रहा है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार की कुरीतियों और असंगतियां आ गई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वैदिक कालीन से जैसे जैसे हम लोग आज के समय तक पहुँचे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बदलाव है, जिनका प्रभाव आप प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रणाली पर भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे गहरा प्रभाव यहाँ के रीति रिवाजों और धर्म संप्रदायों की मान्यताओं का शिक्षा प्रणाली पे पड़ा है और आज भी हम उसको वर्तमान रूप में भी महसूस कर सकते हैं। इसके कारण कई सारी कुरीतियाँ, कई सारी गलत धारणाएं, भ्रांतियाँ और ऐसी चीज़ें आ गई जिससे कि समाज के विकास में वो प्रतिरोधक कार्य कर रही हैं। कुरीतियां राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बाधित कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जो समय के साथ ये कुरीतियां और भ्रांतियां समाज में आई, ये हमारे राष्ट्र के विकास को बाधित करती हैं और बाधित कर रही थी। इसलिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और तकनीकी विषयों का समावेश करने पर विशेष जोर दिया जाने लगा। खास तौर पर बात करें तो आज़ादी के बाद। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने, यानी कि भारतीय लोगों ने, यानी कि भारतीयों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को महत्व देना बंद कर दिया। अर्थात
केवल यही है कि हम लोगों ने जो विज्ञान और गणित या फिर जो प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली में समावेश करने का एक ही उद्देश्य ये रहा कि अपने देश को उन्नत बनाना तथा तकनीकी विषयों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाए, जिससे देश की भौतिक उन्नति हो सके। तो दोस्तों, समय के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आया, जहाँ पर हम विशेष रूप से धर्म और सामाजिक नियमों का अध्ययन किया करते थे। शिक्षा में इनका समावेश ज़्यादा होता था। अब वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी यानी कि इंटरनेट, आईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनका भी समावेश किया गया है, क्योंकि ये राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो ये आपके जो घटक हैं, समय के साथ में आपके परिवर्तित होते रहते हैं। आइए दोस्तों, दूसरे उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, सार्वभौमिक उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, सार्वभौमिक उद्देश्यों के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे उद्देश्य होते हैं जो संपूर्ण संसार पर लागू होते हैं। आइए इसको संपूर्ण संसार पर लागू होते हैं और इनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जो समस्त मानव जाति पर समान रूप से लागू होता है। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में आवश्यक गुणों का विकास करना, अतः इनके क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्य की भांति किसी स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है। ये उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों के बारे में, तो हम देखते हैं कि सार्वभौमिक उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जो समस्त मानव जाति पर समान रूप से लागू होती है। अर्थात इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में आवश्यक गुणों का विकास करना, अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। जैसा कि हमने विशिष्ट उद्देश्यों को देखा दोस्तों कि ये उद्देश्य राष्ट्र, स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। भारत के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य अलग हो सकते हैं, तो अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देशों में उनके जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हमारे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि समय, काल और स्थान के अनुसार से विशिष्ट उद्देश्य बदलते हैं। परंतु जो सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं वो समस्त मानव जाति के लिए होते हैं, समस्त मानव जाति को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये बदलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अभी समझ लेते हैं। अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है। ये उद्देश्य सनातन अर्थात कि लगातार बने रहने वाले, हमेशा बनी रहने वाले उद्देश्य हैं। इनकी आवश्यकता हमेशा होती है, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। संसार के सभी देश और शिक्षा दर्शनों में इन उद्देश्यों को सार्वभौमिक महत्व को स्वीकार किया गया। अर्थात कि जो सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कि हर एक देश में, हर एक समय पे, हर एक स्थान पर इनको मान्यता दी जाती है, इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है। शिक्षा के ही ऐसे ही कुछ सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो हम अभी निम्नलिखित रूप से अभी आपको चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य हैं, अब इनको हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। मानव के व्यक्तित्व का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों में सर्वप्रथम जो आपको समझ में आता है या जो हम बात करते हैं वो होता है मानव के व्यक्तित्व का विकास करना। मानव के शारीरिक विकास और मानसिक विकास को गति देना, समाज की प्रगति, प्रेम, आपसी भाईचारा और अहिंसा, साथ ही साथ ऐसे उद्देश्यों को भी प्राप्त करना जो कि व्यक्ति और समाज के विकास में मदद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सार्वभौमिक उद्देश्य कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात कर लेते हैं अभी हम लोग। तो इसके अंतर्गत हम ऐसी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ऐसे उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे खुद की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने पर बल देता है। अर्थात व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन है। शिक्षा व्यक्ति को सफल, समर्थ और शक्तिशाली बनाने में योगदान करता है। शिक्षा की इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात ये बोल रहे हैं कि जो शिक्षा की जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं वो इस सत्य पर आधारित होना चाहिए तथा शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। अर्थात कि
जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, इनका उद्देश्य व्यक्ति की कुशलताओं, उसकी अंदर की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास करना हो सकता है, क्योंकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति से ही हम समाज के विकास में, समाज के उत्थान में तथा राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक जो भलाई होती है या फिर उसके विकास के बारे में हम लोग एक सफलतापूर्वक योगदान कर पाते हैं। आइए कुछ प्रमुख व्यक्तिगत उद्देश्यों को समझ लेते हैं। जैसा कि शारीरिक आपका विकास, सबसे प्रथम आप देख सकते हैं शारीरिक विकास। इसके बाद मानसिक और बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यानी कि अपनी संस्कृति और जो चीज़ें हम लोग अपनी संस्कृति में सीखते हैं उसका विकास करना, उसको समझना। बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बालक में ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराना, उसके बाद बालक के अंदर ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करना जिससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों में गलत सही का अंतर कर सके, चीज़ों को तर्क के आधार पर समझ सके। बच्चे के अंदर आर्थिक क्षमताओं का विकास करना, अच्छी रुचियों अच्छी आदतों का विकास करना, बालक की चिंतन शक्ति को विकसित करना। बालक में नागरिकता और राष्ट्रीयता की भावना, आपसी भाईचारे की भावना को विकास करना। बालक के अंदर वातावरण से समायोजन की भावना को उत्पन्न करना, अर्थात कि समाज के साथ में हम किस तरह से अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को हम समझकर अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में शिक्षा हमें मदद करती है और शिक्षा के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को समझने में सक्षम हो पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों सामाजिक उद्देश्यों के। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का अर्थ है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना, सामाजिक परंपराओं से अवगत कराना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराना होता है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के पीछे लक्ष्य यही होता है कि व्यक्ति को उसके समाज के प्रति एक जिम्मेदार और एक उत्पादक व्यक्ति बनाना। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति से व्यक्ति के अंदर अच्छी गुण, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और वह आर्थिक रूप से सक्षम हो पाता है, अपने समाज के साथ में वो समायोजन कर पाता है। सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर हम जो है समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं और समाज पर कोई भार भी नहीं बनते, अर्थात कि हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारा विकास होता है जो समाज को कुछ प्रदान करता है, समाज के विकास में अपना हाथ बटाता है, न कि गलत संगति में पढ़कर, गलत तरीकों को अपनाकर या गलत गतिविधियों में शामिल होकर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें। बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, सामाजिक बुराइयों का अंत करना। जी हाँ दोस्तों, गलत चीज़ों, कुरीतियों, असंगतियों, भ्रांतियों, गलत जो धारणाएं समाज में फैली हैं उनका प्रतिरोध करना, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकलन करना और फिर उसका सही उपाय सोचना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामाजिक उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्यों को व्यापक रूप में स्वीकारना, अर्थात कि समाज आपसे क्या चाहता है, समाज की एक व्यक्ति के प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, उन सारी चीज़ों को समझना तथा उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देना, इन सारी चीज़ों को भी शिक्षा समझने में हमें मदद करती है। जन शिक्षा का प्रसार करना, अर्थात कि हर व्यक्ति शिक्षित हो जिससे कि आर्थिक लेवल पे, आर्थिक स्तर पे वो अपने आप में सक्षम हो पाए, जिससे कि समाज की भी भलाई होती है और राष्ट्र का भी आर्थिक विकास होता है। सामाजिक कुशलता, नागरिकता और राष्ट्रीयता की भावना, आर्थिक कुशलता, सकारात्मक नैतिकता का विकास, अर्थात कि व्यक्ति का समाज के प्रति, खुद के प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा विश्व के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकास करना, सकारात्मकता की भावना को विकसित करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने समझी और अभी हमने देखा कि शिक्षा के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य जैसे कि विशिष्ट उद्योग, सार्वभौमिक उद्देश्य, आपके व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति से हम शिक्षा के प्रमुख और तकरीबन सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है इससे आपको ये जो टॉपिक है यानी शिक्षा के उद्देश्य को वर्गीकरण या शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर पेपर्स और इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और जो भी नोट्स है उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आई बटन जो आपको ऊपर दिख रहा होगा सजेशन में, उस वीडियोस में भी आप जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं।
दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।